सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं हमारे कल के एग्जाम के लिए जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम है BHDLA 135 हिंदी भाषा विविध प्रयोग। यानी कि जो हिंदी भाषा है ना, उसमें विविध प्रयोग कैसे हमने अपने हिंदी भाषा का प्रयोग अपने जीवन में अपने समय काल की अवधि में किया है। तो ये पूरा बात जो है, पूरा बुक का जो नाम है हिंदी भाषा और विविध प्रयोग। विविध का मतलब यानी कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, टाइप ऑफ वैरायटी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो हिंदी भाषा है हमारे जीवन में किस तरीके से हिंदी भाषा का एक समावेश, या फिर बोल सकते हो कि हमारे हिंदी भाषा का हमारे दैनिक काल में किस तरीके से इसका रोल देखने को मिलता है। अब जैसे मैं अभी आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, ये भी तो एक हिंदी भाषा है। तो ये हिंदी भाषा हमारे जीवन में कैसे आया और इसका विस्तार कैसे हुआ, ये किस तरीके से बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी बुक ये आपको कवर करवाता है। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि आपके एग्जाम में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उसी क्वेश्चंस को हम ज्यादातर कवर करते हुए चलेंगे। ओके एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ गया? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके कल के एग्जाम के लिए, कल का जो एग्जाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के क्वेश्चन के लिए बात कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही आ जाता है, हिंदी भाषा की प्रवृत्तियों पर चर्चा कीजिए। हिंदी भाषा की प्रवृत्तियां पर चर्चा कीजिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि कल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो भाषा यानी कि जो हिंदी भाषा है, या फिर हम भाषा की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि भाषा की प्रवृत्तियां कैसी है। तो हम लिख सकते हैं कि भाषा जो एक सरल और एक बोल सकते हो सुगम व्यवस्था का स्वरूप माना जाता है, जिसके अंतर्गत हमारी प्राकृतिक स्वरूप देखा जाता है कि मनुष्य एक भाषा का प्रयोग करके अपने जीवन में दूसरे व्यक्ति के साथ वार्तालाप करता है, वो भाषा कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में भाषा हमारे जीवन को, हमारे जीवन शैली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि दूसरे मनुष्य के बातचीत करने के लिए एक ये जरिया के रूप में माना जाता है। भाषा जो कि हमारे सरल तथा सहज और हमारा जो बोल सकते हो कि सहजनात्मक तरीके से होना चाहिए, ताकि दूसरा व्यक्ति भी इस भाषा का समझ कर सके। अब मान लो कि मैं ही अगर हिंदी भाषा बोल रहा हूँ, आप लोग भी हिंदी भाषा सुन रहे हो। अब मान लो कि मैं शुद्ध हिंदी का उच्चारण करूँ, जरूरी है कि सबको समझ में आ जाएगा? नहीं ना। तो यही है कि भाषा सरल और सुगम होना चाहिए या फिर आसान होना चाहिए, ताकि सामने वाले व्यक्ति को समझ आ सके। तो आज हमारे जो वर्तमान समय में जो भाषा का हम प्रयोग करते हैं, वो एक सरल तथा बोल सकते हो सहजनात्मक तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। हम इन भाषाओं का ही प्रयोग करके अपने दैनिक जीवन में अपने जीवन को सरल बनाते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि इन भाषाओं का स्वरूप हमारे सामाजिक व्यवस्था के रूप में अपना विकास करना निश्चित हो पाता है। अब मान लो कि विश्व के साथ मेरे को संपर्क करना है, अमेरिका के एक पर्टिकुलर बंदे के साथ मेरे को बातचीत करनी है, तो भाई मेरे को भाषा का ज्ञान होना चाहिए। बातचीत करने के लिए क्या पता भाई मेरे को नीड हो, जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपके आंसर्स को एक्सप्लेन करते हुए सब हेडिंग को लेके चलना है कि भाषा की प्रवृत्तियां का मतलब क्या होता है। आपका परिचय होना चाहिए, उसके बाद आपका बोल सकते हो कि उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, उसके बोल सकते हो कि उद्देश्य होने चाहिए कि भाषा का हम प्रयोग कैसे करते हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं। अब मान लो कि मैं अभी हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, तो इसके क्या उद्देश्य होंगे भाई? सिंपल सा लैंग्वेज है कि बच्चों को यहाँ पे ज्ञान देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में बच्चों की संख्या क्या है? हिंदी है। क्लियर है? तो यही है कि हमारे भाषा की प्रवृत्तियां जो हैं, महत्वपूर्ण रूप से हमारे सामाजिक दैनिक जीवन को सरल तथा सुगम बनाने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण जरिया माना जाता है, जिसका हम प्रयोग करके अपने जीवन में दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत कर पाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अब देख लीजिए कि एक छोटा सा बेबी बॉर्न होता है, यानी कि जन्म लेता है, तो भाई उसे भाषा का ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो रो कर अपनी बातों को प्रकट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसे प्यास लगे, फिर भी वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। छोटा सा बेबी जन्म लेता तो उसका क्या है, हम उसकी वो उसकी अलग भाषा है।
ठीक है। तो हर एक मनुष्य की जो भाषा है स्थिति तथा परिस्थितियों के अनुसार भिन्न पाई जाती है, उनकी व्यवस्थाओं का अलग पाया जाता है। अब देखा जाए भाषा हमें दो रूपों में देखा जाता है कि एक है औपचारिक रूप में और जो आपका बोल सकते हो अनौपचारिक रूप में। औपचारिक यानी कि फॉर्मल एंगल और अनौपचारिक इनफॉर्मल एंगल। फॉर्मल एंगल की बात कर ली जाए लाइक दैट, जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे तू तड़ाक नहीं शब्द यूज कर रहा, भाई आप लोगों को रिस्पेक्ट दे के बात कर रहा हूँ, तो ये औपचारिक एंगल है। या फिर किसी सेक्टर में आप जाके वर्क कर रहे हो तो अपने बॉस से क्या, सर मैंने ये वर्क काम काम वर्क कर लिया, आपने जो बोला था मैंने वो कंप्लीट कर लिया। तो ये क्या है, आपने रिस्पेक्ट देके आप और जो आपने वर्क दिया था सर बोल के रिप्रेजेंट कर रहे हो खुद को, तो ये है आपका फॉर्मल। तो जो भाषा का प्रयोग है ना, हम जो चयन करते हैं, एक तो दो रूप में करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस भाषा से ज्ञान है, उसको पास किस कौन सी भाषा का नॉलेज है। अब मान लो कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ और आप लोगों को आती हो हिंदी, या फिर मैं हिंदी बोल रहा हूँ लेकिन आप लोगों को आती हो इंग्लिश, तो क्या है कि भाषा का हमारा ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो इसी स्थिति में भाषा दो रूपों में वर्क करता है। एक तो सामने वाला व्यक्ति के पास उसी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा रूप ये कि हाँ, आपका कोई सदस्य हो या फिर बोल सकते हो कि आप उन व्यक्ति से अनजान हो, तो उस रूप में भी भाषा महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाता है। अब जैसे कि हम अपने लाइफ में अपने फ्रेंड सर्कल से किसी भी एंगल में एक भाषा का प्रयोग करके तू तड़क जो था हमारा, ये देखने को मिला कि हमारे दैनिक जीवन में बोलचाल या फिर एक दूसरे से वार्तालाप करने की स्थितियों का एक अनुकरण था, जिससे हम अपने भाषाओं के माध्यम से एक दूसरे व्यक्तियों से बातचीत करने में सक्षम हो पा रहे थे। ठीक है। उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिला कि जो हिंदी भाषा है ना, वो सामाजिक स्तर पर अत्यधिक मात्रा में फैलते हुए नजर आ रहा था। हिंदी भाषा का जो स्वरूप है वो आपका देखने को मिला कि धीरे धीरे अब विकसित हुआ, और भाषा जो है वो महत्वपूर्ण रूप से हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके अंतर्गत मानव अपने एक भाषा का प्रयोग करके अपना आर्थिक, शैक्षिक और व्यावसायिक और सामाजिक, इन सभी के अनुसार अपना जीवन को जीने में सक्षम हो पाता है। ठीक है। उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिला कि भाषा एक सर्वव्यापक स्वरूप है। सर्वव्यापक का मतलब होता है कि सभी के उपयोग के लिए, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो स्थितियां उत्पन्न होती है, जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने अनुसार अपने जो चिंताएं व्यक्त करता है उसके बारे में देखने को मिलता है। सर्वव्यापक का मतलब ये है कि सभी मनुष्य के लिए, सभी मनुष्य को ध्यान में रखते हुए उन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अब मैं यहाँ पे अपने भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये बताओ कि हमारी जो भाषा है वो महत्वपूर्ण रूप से क्या है कि हम अपने एक व्यक्ति को ना संबोधित करके हम सभी व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है। अब उसके बाद आपका देखा जाता है कि भाषा जो है वो प्रारंभिक रूप में हमारे शिक्षित व्यवस्था को होने का दर्शाता है। भाषा का ज्ञान हम तभी अर्जित कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा जो भाषा है वो शिक्षित व्यवस्था को दर्शाने का कार्य करता है। अब मान लो कि हमें हिंदी आती है, चलो ये है कि हम जिस माहौल में रह गए उस माहौल की भाषा हम सीख लिए। लेकिन ये बताओ अगर हम अन्य भाषा का व्यवस्था देखें तो उसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा, उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तत्पश्चात हम उस भाषा का ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। एम आई राइट? यही होता है ना। तो तो उस स्थिति में हमें ये देखने को मिला कि जो भाषा है वो महत्वपूर्ण रूप से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके कारण हम भाषा का प्रयोग करके मनुष्य से एक है ध्वनि और शब्द को परिभाषित कीजिए। यानी कि आपका अगला क्वेश्चन जो है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जो आपका क्वेश्चन है अब, ध्वनि और शब्द को परिभाषित कीजिए। यानी कि जो हमारा ध्वनि है ना और जो हमारा शब्द है उसको परिभाषित करना है। ठीक है। तो ध्वनि भाषा का एक ऐसा रूप है जो हमारे एक शब्द को प्रकट करने का स्वरूप माना जाता है। हम जैसे ध्वनि है, अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ तो ये एक ध्वनि है जिसके अंतर्गत हमारे शब्दों का प्रकट करने का एक जरिया माना जाता है, जो आपके अपने बातों को प्रकट करना या फिर एक शब्दों का प्रकट करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण जरिया माना जाता है। अब मान लो कि हमारा जो ध्वनि है जिसे हम वॉइस बोलते हैं, अगर वही उत्पन्न ना हो तो क्या एक शब्द उच्चारण हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हेलो।
मेरी वॉइस आ रही है? तो इसीलिए ध्वनि और शब्द की जो परिभाषा है ना, वो एक दूसरे पर निर्भर करता है। ध्वनि से ही एक शब्द का व्यवस्थाओं का उत्पन्न होता है, और एक शब्द मिलाकर एक वाक्य का निर्माण करता है, और एक वाक्य पर्टिकुलर एक भाषा में होता है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का प्रयोग कर पाते हैं, या फिर विचारों का समक्ष अपने बातों को प्रकट कर पाते हैं। तो वो हमारा भाषा कहलाता है, या फिर हमारा वाक्य के रूप में एक भाषा कहलाता है। तो जो ध्वनि है, वो हिंदी भाषा या फिर भाषा को किसी भी भाषा शब्द को उच्चरित करने या फिर उच्चारण करने के लिए ध्वनि की आवश्यकता जरूरी है। ध्वनि की आवश्यकता के माध्यम से ही हम अपने शब्दों का उच्चारण कर पाते हैं। अन्यथा हम अपने शब्दों का उच्चारण करने में असमर्थ रहते हैं, या फिर उसका हम उच्चारण करने में बोल सकते हो कि बाधित रहते हैं। ठीक है। और ध्वनि हमारे व्यवस्थाओं को एक महत्वपूर्ण माध्यम बनाता है, जो कि हमारे किसी भी शब्द के और किसी भी भाषा को प्रकट करने में, और उस भाषा के शब्द को प्रकट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और शब्द जो है, वो हमारे बोल सकते हो सर्वनाम और व्यंजनों के रूप में मिलकर, शब्दों के रूप में मिलकर बने हुए शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब इन व्यंजनों और सर्वनामों का प्रयोग करके जो शब्द का निर्माण होता है, जिसके तहत हम शब्दों का प्रयोग करके एक वाक्य का निर्माण करते हैं, और एक वाक्य आपका देखा जाता है एक भाषा के रूप में होता है। ठीक है। तो जो ध्वनि आपकी देखी जाती है, पर्टिकुलर हमारे भाषा को प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण जरिया माना जाता है। ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है। और ध्वनि हमारे व्यवस्थाओं के अनुसार, हमारा जो ध्वनि है हमारे कंठ से, यानी कि हमारे तालुका से मिलता है। यानी कि तालुका से जो हमारा बोल सकते हो कि होता है ना कि जीभ से नीचे और ऊपर जो हमारा मतलब जीभ से ऊपर वाला पोर्शन होता है, उससे टच होता है, तभी जाके एक शब्द का उत्पन्न होता है या फिर उत्पत्ति होती है। अब बात कर लेते हैं हमारे एक शब्द का उत्पन्न उत्पन्न की जो बात कर लेते हैं, तो हमारा प से लेके प फ भ भ म म तक जितने भी आपके ये शब्द आते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारे जो जीवा होता है ना, वो ऊपर वाले व्यवस्था में टच होते हुए हमारे लिप्स भी खुलना जरूरी होता है। अब आप लोग उच्चारण करो, अभी आप लोग उच्चारण कीजिए, प से लेके फ तक कोई सा भी एक शब्द बोलो। आपके जो लिप्स है ना, अगर नहीं उठेगा ना, या फिर नहीं गैप बनाएगा, तो आप इसे उच्चारण नहीं कर सकते। प फ, आप उच्चारण करके देखो, आपको फील होगा, ध्यान देना। लेकिन और किसी की रूप में देखो, तो आप अगर लिप्स को अगर टच भी नहीं करते एक दूसरे से, फिर भी आप उनका उच्चारण कर सकते हो। अब जैसे त, था, इसमें क्या है, आपका जितना भी है वो बस जीवा टंग करता है, जीवा रोटेट करता है, या फिर इधर उधर वर्क करता है। लेकिन ये आपके ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमारे अलग अलग व्यंजनों, अलग अलग स्वरनामों की स्थिति अलग पाई जाती है। ठीक है। जिसके कारण इन दोनों व्यवस्थाओं का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, अपने एक शब्द का निर्माण करते हुए अपने शब्द को बोल सकते हो कि उजागर तरीके से, या फिर बोल सकते हो कि उससे बेहतरीन तरीके से क्या करते हैं, हम अपने आप का रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर शब्दों का प्रयोग करके अपने वार्तालाप को पूर्ण करते हैं। ठीक है। और जो शब्द होते हैं, वो हमारे अलग अलग स्थितियों में, परिस्थितियों में हमारा जो शब्द होता है, उसका जो ध्वनि होता है, उसका भी प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करने का जो तरीका होता है, वो भी परिवर्तन या फिर बदलाव पूर्ण होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ये जो क्वेश्चन आ जाएगा अब, निबंध का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि निबंध क्या होता है, उसका अर्थ स्पष्ट करना है और उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। क्लियर है हमारा पॉइंट? मैं बोल रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनिएगा। निबंध का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कि निबंध का अर्थ क्या है, उसके अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन करना। ठीक है। तो देखो, निबंध जो है आपका गद्य का एक रचनात्मक स्वरूप है। जो निबंध जो लिखा जाता है वो गद्य के रूप में लिखा जाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि एक विषय का स्वरूप माना जाता है, कि निबंध की पर्टिकुलर जो व्यवस्था होती है, वो एक विषय के रूप में लिखा जाता है। लाइक दैट कि हम निबंध जो लिखते हैं, वो क्या आप लोगों ने 10th में पेपर में निबंध लिखा ही होगा। तो वो एक सब्जेक्ट दे दिया जाता था ना, कि हाँ भाई इस विषय में आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है। मिलेगा
कि यहाँ पे जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो गद्य के रूप में करते हैं। गद्य जो कि एक ऐसा स्वरूप था जो कि हमारा एक कहानी या फिर बोल सकते हो पठन या फिर हमारा कहानी के रूप में वर्णित किया गया एक सरल भाषा में लिखा गया स्वरूप गद्य को माना जाता था। तो निबंध भी एक सरल तथा एक ऐसा स्वरूप में रूप में लिखा जाता है ताकि सभी को उस व्यवस्था या फिर उस विषय के रूप में अच्छे तरीके से सरल भाषा में ज्ञान हो सके या फिर बोल सकते हो कि सरल रूप में उसका जो व्यवस्था है उसका ज्ञान अर्जित हो सके। ठीक है। और निबंध की जो व्यवस्था है वो पूर्णतः आपका देखा जाता है कि वो अनियमित और असीमित पाई जाती है। निबंध जो होता है वो छोटा भी हो सकता है। और उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिला कि निबंध की जो स्वरूप का ये जो विस्तार होता है, निबंध एक वह लेख है जिसके अंतर्गत हम एक विषय का विस्तृत अध्ययन करते हैं या फिर विस्तृत लेख लिखने का प्रयास करते हैं। ये आपका निबंध का बोल सकते हो कि विशेषता है। मन और निबंध एक ऐसी विषय है जिसके अंतर्गत हम अपने किसी भी रचनाओं का उड़ान भर सकते हैं। अब देखो एक पिंजरे में बंद पक्षी क्या होता है भाई, वो जितना उसका पिंजरा है उतने तक ही वो फैल सकता है। लेकिन आजाद पंछी क्या है भाई, उसका आसमान तक भी छू सकता है, मतलब कितने ऊंचा उड़ सकता है, उसको फ्रीडम होता है। तो जो निबंध होता है ना, उसके लिखने का जो स्वरूप होता है वो फ्रीडमाइज पाया जाता है, फ्रीडम के अकॉर्डिंग पाया जाता है, या फिर बोल सकते हो कि वो उड़ान भरने के अकॉर्डिंग। निबंध होता ही है एक उड़ान की प्रक्रिया जिसमें जो लिखने वाला व्यक्ति होता है वो अपने भावनाओं के अनुसार किसी भी व्यवस्था के रूप में उस निबंध को पूर्णतः लिख सकता है। ठीक है। इसमें कोई सीमा और कोई बोल सकते हो कि समय सीमा बाधित नहीं किया जाता। ठीक है। अब इसमें क्या है कि शब्दों का क्रमबद्धता पाई जाती है जरूर, यानी कि शब्दों का एक प्रयोग करने का एक तरीका पाया। तो निबंध एक ऐसा स्वरूप है जिसके अंतर्गत हमारा जो विचार है ना वो पूर्णतः मुक्त रूप में लिखा जाता है। मुक्त यानी कि अब जैसे मैंने ही आपको बोल दिया कि आप एक प्राकृतिक पर एक अपना निबंध लिखिए, तो भाई प्राकृतिक पर आप अपने तरीके से लिखोगे कि हाँ प्राकृतिक की सौंदर्यता बहुत मधुरम पाई जाती है। सुबह सुबह चिड़ियों की चिहचिहाने की आवाज जो होती है प्रकृति को एक संगीत का स्वरूप प्रदान करता है। तो ये आपकी मुक्त छंद है, यानी कि आप अपनी भावनाओं में खो जाते हो निबंध लिखते समय। ठीक है। तो ये आपका निबंध का जो विस्तार देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है कि आप ये अगर विशेषता की बात कर लीजिए तो इसकी सब हेडिंग आप लोग लिख लीजिए। निबंध की विशेषता क्या है कि यहाँ पे क्रमबद्धता के अनुसार समय देखा जाता है। ठीक है। क्रमबद्धता के अनुसार समय। ठीक है। अब उसके बाद आपका देखा जाता है कि आपका निबंध में आपकी असियमित व्यवस्था देखने को मिलती है। असियमित व्यवस्था का मतलब होता है कि कोई जिसकी सीमा ही ना हो। ठीक है। निबंध अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार पूर्णतः आजाद होता है। ठीक है। तो ये आपकी विशेषता है जो कि अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके एवरीवन। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, भाषण की कौशल शैलीगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भाषण की शैलीगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो हम भाषण देते हैं उसकी शैली कैसी पाई जाती है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। दैट्स क्लियर कि आंसर क्या पूछ रहा है। इसके आंसर्स की हिंदी भाषा जो देखा जाता है, हिंदी लेखन में आपका भाषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कि अगर भाषण की बात कर ली जाए तो भाषण लोगों के द्वारा या फिर बोल सकते हो संगठित ग्रुप को संबोधित करते हुए दिया गया एक विचार या फिर प्रस्तुत किया गया एक स्वरूप होता है जो कि भाषण के रूप में जाना जाता है। इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि एक समय में हम बहुत से लोगों को संबोधित करते हुए अपने विचारों को बताते हैं या फिर प्रस्तुत करते हैं, वो हमारा भाषण कहलाता है। ठीक है। जिसके अंतर्गत हम ये भी देखने को मिलता है कि इसमें एक समय या फिर एक व्यवस्थाओं का सुव्यवस्थित तरीके से निर्णय किया जाता है। हम भाषण देने जाते हैं तो उसमें भाई एक समय होता है ना कि हाँ इतने इतने बीच में आपका भाषण शुरू होगा और इसके बीच आपका खत्म भी हो जाएगा। तो भाषण जो है उसकी जो शैली पाई जाती है वो एक क्रमबद्धता और एक बोल सकते हो कि नियम के अनुसार और नियमबद्धता के अनुसार पाया जाता है, जिसके अंतर्गत हम अपने भाषण का प्रयोग करते हुए अपने विचारों का प्रस्तुत करते हैं तथा अपने भाषण के माध्यम से हम अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सक्षम हो पाते हैं या फिर बाधित हो पाते हैं। क्लियर है। यहाँ तक समझ में आ गया।
अब जो भाषण होता है उसकी जो शैली की बात की जाए तो ये देखने को मिलता है कि जो श्रोता होते हैं, यानी कि श्रोता यानी कि सुनने वाले जो लोग होते हैं, वो ऐसे भाषण का प्रयोग किया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति उस भाषण से बोर ना हो, या फिर बोल सकते हो कि वो मतलब बोल सकते हो कि अनभिघ्न ना रहे, या फिर उसे समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका देखा जाता है कि आपका सब हेडिंग बनेगा पुनरावृत्ति। अब पुनरावृत्ति जो देखा जाता है कि भाषण को एक महत्वपूर्ण अंगित क्रिया करता है, यानी अंगित क्रिया करता है कि जिसके अंतर्गत हम क्या कहते हैं, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से हम करने के लिए पुनरावृत्ति व्यवस्था का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हम देखा जाता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे भाषण को प्रयोग करते हैं कि जहाँ पे पुनरावृत्ति लगानी हो, जैसे हमें कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पे हमें रुकना है। तो ये हमारे भाषण को महत्वपूर्ण रूप से एक ऐसा विशेषता का बोल सकते हो कि एक ऐसा स्वरूप निर्माण करते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति इस बात को समझ सके, या फिर एनालिसिस करने में उसे आसानी हो सके। अब मान लो कि मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अब यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर। उसके तत्पश्चात हमें ये देख उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिलता है, जो भाषण होता है ना, एक मुख्य विचारधारा के रूप में या फिर एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि हमारा देखा जाता है कि आपका 15 अगस्त पे दिया गया आपका भारतवर्ष को संबोधित करते हुए पूरे विषय के रूप में आपका देखा जाता है कि 15 अगस्त के दिन आपका भाषण दिया जाता है। इस तरीके की कुछ ऐसी घटना होती है कि भाषण इसमें हम यही देखते हैं कि भाषण हमारे कुछ मुख्य विषय और तथा मुख्य व्यवस्थाओं पर या फिर कुछ मुख्य दिन पर आपको एक व्यक्ति के माध्यम से अत्यधिक समूह के लोगों के संबोधित करने का स्वरूप देखा जाता है, जो भाषण कहलाता है। ठीक है। भाषण में जो वाक्य का क्रम होता है ना, वो महत्वपूर्ण रूप से लिखित रूप में देखा जाता है कि पहले जो भाषण तैयार किया जाता है उसको लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तभी सामने वाला व्यक्ति देकर आपका भाषण का स्वरूप तैयार करते हुए अपने भाषण को प्रयोग में लाता है। ठीक है। और इसमें जो वाक्यों का प्रयोग होता है वो ऐसे वाक्य होते हैं ताकि सामने वाला उस वाक्यों को समझने में सक्षम हो सके। अब ये नहीं कि जैसे मान लो कि मोदी जी के द्वारा भाषण दिया जाता है, आपने मोदी जी के भाषण और अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण में देखा कभी कुछ फर्क देखा है? फर्क नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। अटल बिहारी वाजपेयी के जो भाषण है ना, वो रुक कर और अपने भाषण को प्रस्तुतिकरण के रूप में उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया। यानी कि वो क्या करते थे, आपने मोदी जी को देखा, नोटिस कर, अटल बिहारी वाजपेयी का तो चलो आप लोगों ने भाषण नहीं सुना होगा, लेकिन मोदी जी का तो भाषण सुन रखा होगा। मोदी जी का भाषण कैसा होता है कि वो बोलते बोलते शब्दों को रोकेंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली बोलेंगे, ताकि क्या है ना कि उस बात को इंसान है ना पहले वो समझ भी सके तथा उसको समझने में सक्षम भी हो सके। अब ये है कि जैसे मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, कंटिन्यूस लेक्चर दे रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन अब यही है कि मैं अपने लैंग्वेज को थोड़ा स्लो करते चलूंगा। जैसे कि 15 अगस्त के तौर पे, यानी कि जो हमारे मुख्य भारतवर्ष के रूप में एक बोल सकते हो कि एक पावन अवसर पाया जाता है, जिसके अंतर्गत मोदी जी के द्वारा भाषण दिया जाता है। अब मैं ये बोल रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ 15 अगस्त के तौर पे आपका देखा जाता है कि मुख्य तौर पे ये आपका पावन अवसर पर मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त पर भाषण दिया जाता है। अब इसमें क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो यही है कि भाषण जो होता है ना, वो ऐसे वाक्यों का स्वरूप होता है और ध्वनि का प्रस्तुतिकरण होता है कि सामने वाला व्यक्ति उस चीज से प्रभावित हो सके। भाषण का मतलब ही होता है कि हमारे भाषण से लोगों को प्रभावित करना या फिर लोगों को अट्रैक्ट करना। क्लियर हो गया? करते हैं हम इसे। अब एक क्वेश्चन क्या है हमारा, संबोधन कारक की परिभाषा की। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संबोधन कारक को परिभाषित कीजिए। संबोधन कारक, तो इसमें आपका देखा जाता है कि संबोधन कारक संज्ञा सर्वनाम का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है। संबोधन का मतलब क्या होता है, दूसरे को संबोधित करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का रूप होता है जो कि दूसरे को बुलाने या फिर पुकारने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, संबोधन कारक कहलाता है। ठीक है। संबोधन कारक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप होता है जिसके अंतर्गत हम किसी को बुलाने या फिर पुकारने के लिए जो बोलने का प्रयोग करते हैं वो आपका संबोधन कहलाता है। जिसके अंतर्गत संबोधन का कारक की जो पहचान होती है वो हमारा चिन्ह लगाना, जैसे कि अरे, अजी, आप तो ये कर रहे हो, हे भगवान, ये हमारा संबोधन है कि हम किसी चीज को संबोधित कर रहे हैं।
अरे यार वो काम मेरा रह गया। अब क्या, अरे लगा के हम बिंदु नीचे लगाते हैं ना, अरे यार वो काम रह गया। हे भगवान क्या होगा। ये हमारा संबोधन है। भाई किसी चीज को हम संबोधित कर रहे हैं। अब जैसे मैं बोलूं, तो अब मैं से मान लो कि आपका बोल सकते हैं कि मैं एक शब्द बोल रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली वे में यहाँ पे एक शब्द बोल रहा हूँ कि अरे यार आज तो मैं क्लास दिया नहीं। बट तो आप लोग क्या है कि इट मीन्स आप लोगों को कुछ आइडिया पता चल गया कि सर से कुछ ऐसा हुआ कि जिसके कारण बहुत बड़ी चीज होगी। ठीक है। हे भगवान क्या रह गया। तो इससे क्या है कि ये हमें मतलब संबोधन कार्य के रूप में दिखाता है कि हम इसमें क्या है कि हम पर्टिकुलर यही देख जाते हैं कि हमारा कुछ ऐसा संबंध जो रह चुका या कार्य रह चुका, वो हमारा संबोधन कारक कहलाता है। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से सुनिएगा। संबोधन कारक के, हे ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब जैसे हम बोलते हैं हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो ये हमारा संबोधन है। हम किसको संबोधित कर रहे हैं? भाई अपने दुख पीड़ा को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक है जिसके अंतर्गत हमारे एक और शब्द आता है अरे। तू इतनी जल्दी कैसे आ गया, जैसे कि अरे ये काम रह गया मेरे से। अब कुछ भी हो सकता है, अरे तू इतनी जल्दी कैसे आ गया। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक वाक्य प्रयोग कर रहा हूँ, अरे तू इतनी जल्दी कैसे आ गया। तो ये क्या है कि आप आश्चर्यचकित हो गए कि भाई इतनी जल्दी कैसे आ गया। आश्चर्यता की भावना हो जाती है। तो ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर ये देखने को मिला कि हमारे एक आश्चर्य को प्रस्तुत कर रहा है, हमारे एक आश्चर्य भावना को प्रस्तुत कर रहा है कि भाई मैं आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि भाई आप इतनी जल्दी आ जाओगे। तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, अरे आप इतनी जल्दी आ गए, टाइम तो अभी काफी है। ये बोलते हैं ना, तो ये हमारा संबोधन कारक कहलाता है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारा और भी है, हे अर्जुन तुमने यह क्या कार्य कर दिया। जैसे हम ये बोलते हैं छोटे बच्चे को, हे भगवान दिन भर शैतानी का काम करता है। इसमें क्या है कि आप क्या कह रहे हो कि भाई सामने वाले से थोड़ा चिड़चिड़ा से हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या बोल दिया, हे भगवान ये दिन भर कुछ ना कुछ करते रहता है। पेरेंट्स बोलते हैं ना छोटे बच्चों को, बोलते हैं ना, आप लोग सुनते भी होगा, आप लोगों को भी बोला जाता होगा, हे भगवान तुझे तो पढ़ना ही नहीं है। तो यही होता है कि वो आपका संबोधन कारक कहलाता है। क्लियर होगा संबोधन कारक क्या कहलाता है। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन ही है, वर्तनी के सामान्य नियमों का विश्लेषण कीजिए या फिर विवरण दीजिए। ठीक है, कि जो वर्तनी हम होता है उसका सामान्य नियम क्या है, भाई वर्तनी के नियम क्या, रूल्स क्या है, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो अब हमारा जो ये है उच्चारण, क्या स्थिति को ही हम वर्तनी कहते हैं। उच्चारण की जो स्थिति है वो आपका वर्तनी कहलाता है। जो हम शब्दों का उच्चारण करते हैं वही आपका वर्तनी कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि वर्तनी शब्दों का उच्चारण का एक नियम तरीका है, जिसके अंतर्गत हम लोगों के सामान्य रूप में एक शब्दों का उच्चारण करते हुए हमारा स्वरूप जो होता है वो आपका वर्तनी कहलाता है। ठीक है, यानी कि शब्दों का उच्चारण करने का स्वरूप ही आपका वर्तनी कहलाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति का वर्णन करें या फिर विशेषता बताइए। आपका कुछ भी पूछ सकता है। तो जो राष्ट्रभाषा है, जो आपका देखा गया कि हमारे देश के संविधान जो कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में तैयार किया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान आपका देखने को मिला कि हिंदी को हमारे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि अपने हमें सर्वाधिकार मांग के लिए हमारे संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्र का दर्जा देते हुए राष्ट्रभाषा के रूप में संबोधित किया गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये देखे हैं कि इसका जो संविधान ने इसे 14/9/1949 में हिंदी संघ की राष्ट्रीय भाषा में स्वीकार कर लिया था। 14/9 का मतलब ये है कि 14 तारीख 9 सितंबर 1949 में हिंदी राष्ट्र के रूप में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, डेट लिखते चलिएगा। संविधान के भाग 5 से 4 में क्रमशः आपका देखा जाता है कि अनुच्छेद 120 से लेकर 210 में
आपका अनुच्छेद 17 अनुच्छेद में आपका देखा गया कि 343, 344, 345, 346 और 350 और 51 तक हमारे राष्ट्रभाषा से संबंधित विधाओं का प्रावधान लिखा गया है या फिर वर्णन किया गया है कि हमारे हिंदी राष्ट्रभाषा का जो स्वरूप है इस तरीके से होना चाहिए, उसे किस तरीके से हिंदी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए। ये सारी जो विधाएं हैं आपके अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक वर्णन किया गया है, हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में हमारे एक बोल सकते हो कि मुख्य रूप से आपके कानून के रूप में 22 भाषाओं को संविधान में रखा गया है, जो कि अनुसूची 8वें अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, कि इसमें आपके 22 भाषा है। हमारे देखा जाए बोल सकते हो कि पूरे भारत में जो है ओनली 22 भाषाओं का ही जिक्र किया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, और आर्टिकल कौन से बोल सकते हो आपका 8 में। के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो आपके 22 भाषा हैं आपका देखने को मिलता है कि हिंदी भाषाओं का जो स्वरूप है आपका देखने को मिला कि पहला जो है हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृति, असमिया, ओडिशा, बांग्ला, गुजराती और मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुर, ये जितने हैं ये आपके टोटल 22 भाषा हैं जो कि हिंदी का रूपांतर स्वरूप है, जो कि हमारे भारतीय संविधान में इन 22 भाषाओं को हमारे राष्ट्र के रूप में राष्ट्र के रूप में नहीं हमारे भारत के भाषा के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। सन 1967 में 21 यानी कि 1967 में 21वें संशोधन में हमारा देखा गया कि सिंधी भाषा जो 8वें अनुसूची में जोड़ी गई थी सन 1992 में 71वें अनुसूची के तरह इसे आपका बोल सकते हो नेपाली के रूप में वर्णित किया गया और नेपाली भी आपका एक देखा जाता है कि राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया बोल सकते हो कि हिंदी भाषा का जो भारत का जो है उसे दर्जा दिया गया 22वें भाषा के रूप में इसे स्वीकार किया गया। ठीक है, संसद के प्रयोजन के बाद आपका देखने को मिला 120 के तहत संसदीय व्यवस्था में आपका प्रयोग किया गया और इन व्यवस्थाओं का वर्णन करते हुए राष्ट्रभाषा का स्वरूप तैयार करते हुए हमारे अनुच्छेद में आपका देखने को मिला कि अब राष्ट्रभाषा के रूप में हमारा दर्जा दिया गया हिंदी भाषा को। उसके तत्पश्चात हमें ये भी देखने को मिला कि आप हमारे इन अनुच्छेदों के माध्यम से इनमें संशोधन करते हुए हमारे हिंदी भाषा का स्वरूप है प्रतिदिन बदलता हुआ भी नजर आया। अब बात कर लेते हैं संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 51 तक जो हमारे राष्ट्रीय भाषा के रूप में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रीय भाषा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसमें सम्मान देना चाहिए, हमारे राष्ट्रभाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में बताना, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। क्लियर है। अब उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिला कि जो हमारा संविधान है उसे लागू करते समय 26 जनवरी देखा गया कि 26 जनवरी 1950 में हमारा बोल सकते हो कि पूर्णतः आपका संविधान लागू कर दिया गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो बैठक के रूप में संविधान में जो बहस हुआ उसके रूप में आपका 2 साल 11 महीने 18 दिन के बहस के बाद संविधान पूरी तरह तैयार होकर उसका लागू हो गया था। उसके तत्पश्चात आपका देखने को मिला कि 26 जनवरी 1965 में अंग्रेजी उन सभी प्रयोजन में आपका प्रयोग किया गया जो कि अंग्रेजी को भी एक भाषा के रूप में यहाँ पे दर्जा दिया गया। लेकिन आपका देखा जाता है कि अंग्रेजी को एक बोल सकते हो भारत का भाषा नहीं माना जाता, ये भी ध्यान रखना। 22 जो भाषा है ना अंग्रेजी बोल सकते हो भारत में जो प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया उसमें अंग्रेजी का वर्ड तो सुनाई नहीं दिया ना आप लोगों को। कन्नड़ सुनाई दिया, आपका मलयालम सुनाया, तेलुगु सुनाई दिया, पंजाबी सुनाई दिया, ठीक है, असमिया दी सुनाई दिया, लेकिन अंग्रेजी तो नहीं सुनाई दिया ना। तो अंग्रेजी हमारे भाषाओं में उन 22 भाषाओं में से अंग्रेजी कोई दर्जा नहीं, ये बात ध्यान रख। ठीक है, हमारे अंग्रेजी का जो स्वरूप है हमारे संविधान में वर्णित रूप से देखा जाता है कि हमें यही देखने को मिलता है कि इन भाषाओं के प्रयोग से हम अपने आप को एक राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इनका जो अनुच्छेद है वो आप अलग अलग अनुच्छेद के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, जो स्वरूप है ना उसका जो स्वरूप अलग अलग जो हमारे अनुच्छेद में वर्णन किया गया है उनके अनुच्छेद के अंतर्गत हमारा क्या स्वरूप रहा है ये आपके अनुच्छेद भी अगर याद करना है तो याद कर सकते हो, अदरवाइज
कोई बात नहीं, बस यही बताना है कि हिंदी राष्ट्रभाषा का स्वरूप का विस्तार कब हुआ, उसको किस तरीके से हमारे हिंदी राष्ट्रभाषा का दर्जा कब मिला, किस तरीके से संविधान में इसे जोड़ा गया, कौन सा अनुच्छेद में क्या वर्णन किया गया, ये सारी बातें यहाँ पर जिक्र करने को देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्वेश्चन था कि हिंद राष्ट्रभाषा हिंदी के संवैधानिक स्थितियों का वर्णन करे। तो ये आपका क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।